नमस्कार साथियों। स्वागत बंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल में स्थापित मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इससे पहले दो भागों के अंतर्गत हमने गोंड राजवंश पढ़ा था। गोंड राजवंश के पहले वाले भाग में हमने गोंड राजवंश के प्रारब्ध के बारे में जाना। दूसरे वाले भाग में हमने गोंड राजवंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहा था संग्राम शाह, उसके बारे में चर्चा की थी। तो अगर आपने दोनों ही वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और आज के लेक्चर को देखते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह मंडावी के बारे में और उनकी पत्नी रानी दुर्गावती के बारे में। इसके अलावा हम दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह और चंद्र शाह के ही दो बेटे मधुकर शाह और मदन शाह के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद गोंड राजवंश का जो अगला शासक हुआ प्रेम शाह, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इतने सारे व्यक्तित्वों को हम गोंड जनजाति के अंतर्गत जिन लोगों ने शासन किया उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी कि 1543 में क्या हो जाता है, संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है। और संग्राम शाह की मृत्यु के बाद गोंड राजवंश का जो अगला शासक बनता है वो बनता है दलपत शाह। चलिए तो हेडिंग डालते हैं हम, दलपत शाह। ठीक है, तो गोंड राजवंश का अगला शासक कौन बनता है? दलपत शाह। पूरा नाम क्या था इसका? दलपत शाह मंडावी। तो अगर हम बात करें दलपत शाह मंडावी के बारे में कि ये कब गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर आसीन हुआ, तो ये हुआ था 1543 ईस्वी में। ठीक है, 1543 ईस्वी में ये गोंड राजवंश के राज सिंहासन पर आसीन हुआ और 1550 ईस्वी तक ही ये शासनरत रहा। ठीक है, गोंड राजवंश के अंतर्गत काफी कम समय का इसका शासनकाल रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद ही क्या हो जाती है, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। 1550 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये चल बसता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब दलपत शाह मंडावी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो दलपत शाह मंडावी की आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती मात्र 26 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती हैं। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में? 26 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो जाती हैं। और इनके विधवा होने के परिणाम स्वरूप ये भी क्या करती हैं, अन्य स्त्रियों की तरह सती होने के लिए जाती हैं। लेकिन इनके इस कदम का विरोध करते हुए इन्हीं के दरबार के, ठीक है, इन्हीं के दरबार के तो सलाहकार, जिनका नाम था आधार कायस्थ, आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण, देखिए क्या क्या नाम था, आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण। इसके अलावा रानी दुर्गावती के दरबार में और दलपत शाह मंडावी दोनों के दरबार में एक विद्वान पदस्थ थे, ठीक है, जिनका नाम था मैथिल विद्वान महेश ठाकुर। ठीक है, क्या नाम था? मैथिल विद्वान महेश ठाकुर। इसके अलावा महेश ठाकुर के 3 अग्रज भी थे, जिनका नाम था ठेत, मेघ और दामोदर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब दलपत साहब मंडावी की आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती 26 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती हैं, तो ये क्या है, अन्य स्त्रियों की तरह सती होने के लिए जाती हैं। लेकिन इनके इस कदम का विरोध करते हुए इनके दरबार के दो सलाहकार आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण और दलपत साहब मंडावी के दरबार में पदस्थ विद्वान महेश ठाकुर ने और इसके अलावा इन्हीं के 3 अग्रज थेत, मेघ और दामोदर ने
इनको ये सलाह दी कि आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, इनके सामने क्या रखा, एक प्रस्ताव रखा और कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप सती होने की बजाय अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका में भी तो गोंडवाना पर शासन कर सकती हैं। अगर आप सती हो गई तो देखिए, उन्होंने कहा कि राजा तो गया, अब रानी भी चली जाएगी तो साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में भी क्या कर सकती हैं, शासन कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, रानी दुर्गावती ने इन सबकी बात मानते हुए अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका में शासन करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार दलपत साहब मंडावी के बाद गोंड राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो ही रानी दुर्गावती। ठीक है, अब रानी दुर्गावती के शासनकाल में क्या हुआ, अकबर ने एक फरमान जारी किया कि रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र को या तो स्वयं उसको सौंप दें या फिर वो खुद इस क्षेत्र को हथिया लेगा। तो रानी दुर्गावती ने इस चीज का विरोध करते हुए उसकी बात को नहीं माना। ठीक है, उससे कह दिया कि वो गोंडवाना क्षेत्र को उसको नहीं सौंपेंगी। इसके बाद अकबर ने अपने सेना नायक आसफ खां को रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए भेजा। और किस प्रकार रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य टक्कर होती है इसके बारे में आपने इससे पहले भी बहुत अच्छी तरीके से जाना था। ठीक है, जो कि मैंने मुगल काल के दौरान अकबर द्वारा गोंडवाना पर किए गए आक्रमण के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें ही मैंने ये सारी बातें बताई थी। ठीक है, 3 बार रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य लड़ाई होती है। 2 बार तो रानी दुर्गावती आसफ खां को बड़ी वीरता के साथ पराजित करती हैं और तीसरी बार में रानी दुर्गावती का एक सैनिक आसफ खां की सेना के साथ जाकर मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती हार जाती है। और इस प्रकार धोखे से क्या हो जाती है, आसफ खां की जीत हो जाती है। और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंडवाना में क्या हुआ, इस विषय को लेकर हमारे सामने 2 मत आते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार तो ये कहना है कि जब रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं तो उनकी वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात अकबर ने इस क्षेत्र का शासन गोंडवाना वंश के ही शासक चंद्रशाह को प्रदान कर दिया था। ठीक है, पहली बात क्या कहते हैं कि अकबर ने गोंडवाना का शासन गोंड वंश के ही शासक चंद्रशाह को प्रदान कर दिया था। ठीक है, वही दूसरी बात ये देखने को मिलती है, हमको विद्वानों द्वारा बताई गई, कि आसफ खान ने इस क्षेत्र को जीतने के बाद अकबर के सूबेदार के रूप में यहाँ पर शासन किया, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस अकबर के पास ही चला गया और आसिफ खान के जाने के बाद इस क्षेत्र का शासक चंद्रशाह को मान लिया गया। ठीक है, तो देखिए दोनों बातें वैसे सेम सी हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। दोनों ही बातों में ये कहा जा रहा है मुख्य तौर पर तो जो गोंडवाना का शासन ये मुगल सत्ता के हाथों में ही जा रहा है। अब चाहे बात आती हो कि अकबर द्वारा गोंडवाना का शासक चंद्रशाह को प्रदान करने की या आसिफ खान के वापसी के बाद इस क्षेत्र का शासक चंद्रशाह को मानने की, लेकिन यहाँ पर आपको याद क्या रखना है ये बात ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको याद ये रखना है, देखिए क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती की वीर गति के पश्चात अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र का शासन गोंड वंश के किस शासक को प्रदान किया था, चंद्रशाह को। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आसिफ खान की वापसी के बाद गोंडवाना का शासक निम्न में से किसे मान लिया गया था, तो चंद्रशाह को। दोनों ही स्थिति में क्या है, चंद्रशाह इसका उत्तर है। लेकिन अगर हम बात करें कि चंद्रशाह को यहाँ का शासक मान लिया गया था तो ऐसे ही नहीं माना था, याद रखिएगा। यहाँ पर भी हमको विस्तृत तौर पर पढ़ने को मिलता है। क्या है, ऐसा कहा जाता है कि आसिफ खान की वापसी के बाद गोंडवाना का शासक चंद्रशाह को मान लिया और इस मान्यता के बदले चंद्रशाह ने अपने पिता संग्राम शाह द्वारा जीते गए 52 गढ़ों में से 10 गढ़ आसिफ खान को दे दिए थे। ठीक है, तो उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी क्या था, रिश्वत चला करती थी। ठीक है, अकबर के मुगल सूबेदार आसफ खान ने अकबर के नाक के नीचे ही रिश्वत खाकर जो क्षेत्र जीता था वो वापस चंद्रशाह को दे दिया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये कौन कौन से 10 दुर्ग थे जिनको मुगल सूबेदार आसिफ खां को चंद्रशाह ने प्रदान किया था। तो इसको आप याद रखिएगा,
मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 3 नंबर के तौर पर, और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जौन सा है और जौन सा नहीं है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से देखेंगे, और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको 10 के 10 गाड़ी बता दूंगा। तो चलिए अब हम उन 10 गढ़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें चंद्रशाह द्वारा मुगल सूबेदार आसिफ खां को प्रदान किए गए 10 दुर्गों के बारे में, तो इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानना है। और ये ट्रिक है हमारी, देखिए ट्रिक क्या है। यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, हाँ, भोरबई चौकी में कारोगढ़ में, बस इतनी सी ट्रिक है, और इतनी सी ट्रिक के माध्यम से 10 के 10 गढ़ हमारे सामने निकल कर आ जाते हैं। देखिए क्या ट्रिक है, भोर बई चौकी में, और एक और क्या है, कारोगढ़ में। अब अगर आप चाहें तो इसका कोई अपने हिसाब से मीन्स निकाल लीजिए, या फिर ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए। आपको बस याद होने से मतलब है, अच्छे से ये लाइन याद होनी चाहिए। आपके 10 के 10 गढ़, 10 के 10 गढ़ आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, भोर बई चौकी में कारोगढ़ में, भोर के ऊपर फोकस कीजिए। भोर के भो से निकला आपका भोरासो, ठीक है, और भोपाल, ठीक है। तो भोर के भो से निकला भोरासो और भोपाल, कितने हो गए, 2 हो गए। इसके बाद रा से निकला रायसेन, ठीक है, और एक निकला राय से राहतगढ़, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर देखिए हम बात करते हैं आगे चौकी, तो चौकी से निकला अपना चौकीगढ़, ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। फिर देखिए मे के मां से निकला मकरई, मे के मां से क्या निकला, मकरई, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 तो ये निकल गया है। अब देखिए कारों पर फोकस कीजिए। कारो से निकला आपका एक कारूबाग, और एक निकला आपका कुरुबाई, ठीक है। कारूबाग और कुरुबाई कारो से निकल गया है। फिर गढ़ पर फोकस कीजिए। गढ़ से निकला आपका गढ़ गुनोर, ठीक है, क्या निकला, गढ़ से आपका गढ़ गुनोर, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच रहा है। तो हाँ, बाई पर फोकस कीजिए, और 22 के बाद से निकला आपका क्या, बारीगढ़, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, आपके 10 के 10 वो दुर्ग निकलकर सामने आ जाते हैं। चलिए एक बार इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं, और इसके बाद आगे पर हम चर्चा करेंगे आगे की जानकारियों पर। देखिए चंद्रशाह द्वारा मुगल सूबेदार आसिफ खां को जो 10 गढ़ प्रदान किए गए थे, ठीक है, संग्राम शाह के द्वारा जीते गए 52 गढ़ों में से जो 10 गढ़ चंद्रशाह द्वारा मुगल सूबेदार आसिफ खां को प्रदान किए गए थे, उनको याद करने की ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। भोर बई चौकी में कारोगढ़ में, भोर के भो से भोपाल और बोरासो, कितने हो गए, 2। फिर रा से रायसेन और राहतगढ़, 4। फिर चौकी से चौकीगढ़, 5। मे के मां से मकरई, ठीक है, और हाँ इधर बाके बई से बारीगढ़ भी है, ठीक है, बाके बई के बा से बारीगढ़ भी है। फिर कारो से कारूबाग और कुरुबाई, गढ़ से गढ़गनौर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये आपको ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी।
किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं तो ट्रिक से याद कीजिए, अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं तब तो और अच्छी बात है, आप बिना ट्रिक के याद कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मुगल सूबेदार आसिफ खां से चंद्र शाह ने अपना साम्राज्य वापस ले लिया और वापस लेकर 1576 तक यहां पर शासन किया। ठीक है, कब तक शासन किया गोंडवाना में? 1576 तक शासन किया। ठीक है, किसने किया? चंद्र शाह ने। अब जो चंद्र शाह था, चंद्र शाह के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। ठीक है, चंद्र शाह के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम था मदन शाह, दूसरे का नाम था मधुकर शाह। ठीक है, क्या का नाम था? मदन शाह और मधुकर शाह। तो इसमें से जो मदन शाह था ये इसका बड़ा बेटा था और जो मधुकर शाह था ये इसका छोटा बेटा था। तो जो मधुकर शाह था, मधुकर शाह ने सत्ता के लालच में अपने बड़े भाई मदन शाह को और अपने पिता चंद्र शाह को मदन महल में मार डाला और इस प्रकार चंद्र शाह और मदन शाह की हत्या के बाद यह बन गया गोंड राजवंश का अगला शासक। तो चलिए मधुकर शाह के बारे में जानते हैं हम। मधुकर, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, राइटिंग तो मेरी खराब ही है। मधुकर शाह। ठीक है, तो देखिए मधुकर शाह के मध्य प्रदेश में कुछ सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, मधुकर शाह के 2 पीतल के सिक्के पाए गए हैं। आप लिख सकते हैं कितने पीतल के सिक्के पाए गए हैं? 2 पीतल के सिक्के पाए गए हैं। और इन पीतल के सिक्कों पर एक और तो नागर लिपि में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा हुआ है। ठीक है, एक और क्या लिखा हुआ है? नागर लिपि में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा है, जबकि दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है? दूसरी ओर भी क्या है? नागर लिपि में गणागत संवत 1607। और फारसी लिपि में मधुकर शाह लिखा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज मधुकर शाह से आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो 2 ही बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए 2 बातें कौन सी हैं कि ये अपने पिता और अपने बड़े भाई को मदन महल में मारकर गोंड राजवंश का अगला शासक बना। ठीक है, चंद्र शाह और मदन शाह को इसने मार दिया था। इसके बाद इसके मध्य प्रदेश राज्य में 2 पीतल के सिक्के पाए गए हैं, जिसपे एक और तो नागर लिपि में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा है, जबकि दूसरी ओर नागर लिपि में गणागत संवत 1607 और फारसी लिपि में मधुकर शाह लिखा हुआ है। तो ये तो था मधुकर शाह के बारे में चर्चा। आइए अब हम अगले शासक की बात करते हैं। मधुकर शाह के बाद इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ प्रेम शाह। ठीक है, कौन हुआ? प्रेम शाह। प्रेम शाह जो था ये 1586 ईस्वी से लेकर, दिख नहीं रहा आपको, 1586 ईस्वी से लेकर 1587 ईस्वी के मध्य राज्य सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 1586 से लेकर 1587 ईस्वी के मध्य ये राज्य सिंहासन पर बैठा। इसके बारे में कोई ऐसी विशेष बात हमको देखने को नहीं मिलती है। बस हाँ, एक चीज जरूर देखने को मिलती है, वो ये है कि 1634 में इसकी लड़ाई बुंदेला वंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला के साथ हुई और इस लड़ाई में इसने बुंदेला वंशीय शासक जुझारू सिंह बुंदेला को हरा दिया था।
तो बस यही याद रखना है आपको, 1634 में इसकी लड़ाई बुंदेला वंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला के साथ हुई। ठीक है, और इस लड़ाई को कहा जाता है चौरागढ़ का युद्ध। ठीक है, क्या कहा जाता है? चौरागढ़ का युद्ध। इस युद्ध में गोंड वंश के शासक प्रेम शाह ने बुंदेला वंश के शासक जुझारू सिंह बुंदेला को हरा दिया था, और हराने के बाद इसने यहाँ पर 40 वर्षों तक शासन किया। मीन्स इसका शासन काल अगर हम बात करें तो देख लीजिए 1626 तक, ठीक है, या 1627 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। 1586 से लेकर 1587 ईस्वी के मध्य से लेकर 1626 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी के मध्य तक इसका शासन काल रहा। और इसके बाद गोंड राजवंश के जो और लोग आए उनके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने बात करी दलपत शाह मंडावी और उनकी पत्नी रानी दुर्गावती के बारे में, और उनके छोटे भाई चंद्र शाह और उनके दो बेटे मदन शाह और मधुकर शाह के बारे में, और मधुकर शाह के ही अगला उत्तराधिकारी प्रेम शाह के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ना पसंद आया हो तो क्या पसंद नहीं आया हो वो कमेंट कर कर बताएं, और वीडियो को जरूर डिसलाइक भी करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर कर अच्छा लगा हो ये भी हमको बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ।